हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 ऑनर्स पेपर 7 में द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों की चर्चा करूंगी। प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति के पश्चात चीन और विदेशियों के बीच कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। सरकारी तंत्र के माध्यम से होने वाला व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। कोहांग संस्था को नष्ट कर दिया गया तथा विदेशियों को प्रत्यक्ष और स्वतंत्र व्यापार की सुविधा मिल गई। इससे विदेशी व्यापारियों के आर्थिक लाभ में वृद्धि होने लगी। विदेशी व्यापारी चीन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संधि में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। उन्हें चीनी सरकार का कोई भय नहीं रहा। दूसरी ओर चीनी सरकार विदेशियों के क्रियाकलापों से परेशान होने लगी। उसे पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीतियों का पहले से ही आभास था, अतः दोनों ओर से संदेह बढ़ने लगा। इसी दौरान मंचू सरकार को ताइपिंग विद्रोह का दमन करने के लिए विदेशियों के सहायता की आवश्यकता पड़ी, जिसके पश्चात विदेशी व्यापारी और अधिक मनमानी करने लगे। 1842 ईस्वी में विदेशियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए कई बंदरगाहों को उन्मुक्त कर दिया गया था, यानी वहां सभी को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की सुविधा दी गई थी। उन बंदरगाहों पर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था जिसे ताओ ताई कहा जाता था। उसका अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक विदेशी व्यापारिक संस्थाओं पर था। सीमा शुल्क कार्यालय भी उसी के अधीन था। चीन के अधिकतर सीमा शुल्क अधिकारी अयोग्य और भ्रष्ट थे तथा विदेशी व्यापारी इन भ्रष्ट अधिकारियों की सहायता से सीमा शुल्क से बचने की कोशिश करते थे। इससे एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो गई। 29 जून 1854 ईस्वी को ताओ ताई तथा 3 राष्ट्रों इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सीमा शुल्क संबंधी एक विदेशी निरीक्षण कार्यालय की स्थापना की गई। इस कार्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार इन तीनों देशों के वाणिज्य दूतों को दिया गया। इस प्रकार चीन सरकार अपने सीमा शुल्क के लिए विदेशियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। आयात निर्यात पर विदेशी व्यापारियों का अधिकार बढ़ने लगा तथा चीन सरकार के अधिकारों में कमी आने लगी। इस व्यवस्था से चीनी और विदेशी अधिकारियों के बीच कटुता का बढ़ना तय हो गया। विदेशी व्यापारी कैंटन में उन्मुक्त व्यापार करते थे तथा स्थानीय जनता द्वारा विरोध करने पर उनके बीच प्रायः संघर्ष हो जाते थे। ऐसे उपद्रवों से चीनी अधिकारी परेशान थे। ऐसी ही एक घटना के पश्चात चीनी अधिकारियों ने विदेशी व्यापारियों के नगर में प्रवेश पर रोक लगा दी। यूरोपीय व्यापारियों को चीन का यह कार्य अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हुआ और वे चीन को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे। चीनी सरकारी रवैये के प्रति पश्चिमी व्यापारियों में असंतोष बढ़ रहा था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अड़चनें उनके स्वच्छंद विकास के मार्ग में बाधक थी, अतः उन्होंने चीनी अधिकारियों और वहां के कानूनों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। नानकिंग की संधि के पश्चात यूरोपीय शक्तियों ने कई व्यापारिक अधिकार और सुविधाएं तथा विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था। चीन की कमजोरी को जानकर वे अपने अधिकारों को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। दूसरी ओर चीन यूरोपियों के बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान था और इससे वह जल्द से जल्द मुक्त होना चाहता था। यद्यपि नानकिंग की संधि के पश्चात कोहांग को भंग कर दिया गया था, पर कोहांग से संबंधित एक वर्ग ने व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से गैर सरकारी नियंत्रण लागू कर दिया।
मंचू सरकार भी उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रही थी। यह वर्ग पश्चिमी व्यापारियों के अन्य लोगों से सीधे संपर्क में बाधा डाल रही थी। विदेशी व्यापारी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस बाधा को समाप्त कर देना चाहते थे। विदेशी व्यापारियों और नाविकों ने संधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों का बार बार दुरुपयोग किया। इस अधिकार के अंतर्गत पश्चिमी देशों को अपने उपद्रवी नाविकों और बेईमान व्यापारियों को दंड देने की व्यवस्था करनी थी, पर उन्होंने इसकी उपेक्षा की और उसके व्यापारी मनमानी करते रहे। चीन में अपराध करने वाले विदेशी व्यापारी स्वच्छंद घूमते थे और चीनी प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बनते थे। नानकिंग की संधि के पश्चात यूरोपीय व्यापारी चीन में ज्यादती करने लगे। उन्होंने चीनियों को कूलियों के रूप में कार्य करने के लिए विदेश भेजना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में यह कार्य चीनियों की सहमति से हुआ, पर बाद में वे चीनियों को बलपूर्वक विदेश भेजने लगे। 1851 ईस्वी में लगभग 25,000 चीनियों को उन्होंने बलपूर्वक जहाज में भरकर कैलिफोर्निया भेज दिया। यूरोपीय व्यापारी समुद्र तटों पर भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। वे समुद्री डाकुओं को पकड़ने का बहाना बनाकर चीनी सीमा के निकट आ जाते थे और चीनी जहाज़ों को पकड़ लेते थे। इन जहाज़ों से भारी मात्रा में जुर्माना वसूल करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता था। कैंटन में चीन के वायसराय का व्यवहार यूरोपीय व्यापारियों के साथ अच्छा नहीं था। वह चीन के राष्ट्रीय गौरव को प्रमुखता देता था तथा विदेशी व्यापारियों को निम्न दृष्टिकोण से देखता था। 1854 ईस्वी में लॉर्ड वारिंग ने अंग्रेज व्यापारियों के लिए कुछ सुविधाओं और मांगों को वायसराय के समक्ष रखा, पर उसने उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1842 ईस्वी के पश्चात चीन में अफीम का व्यापार काफ़ी बढ़ गया। चीनी कानून के अनुसार अफीम के व्यापार पर काफ़ी पहले ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद अफीम वहां आती रही। पश्चिमी व्यापारी चीनी कानून का उल्लंघन कर बड़ी मात्रा में चीन में अफीम पहुंचाते रहे। कहा जाता है कि 1840 से 1859 के बीच चीन में अफीम का वार्षिक आयात 300% बढ़ गया। मंचू सरकार इस व्यापार से काफ़ी चिंतित और परेशान थी, क्योंकि इससे चीन के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को वोक की संधि के पश्चात चीन ने सर्वाधिक प्रिय देश की उपाधि दी थी। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन को कई तरह की सुविधाएं भी प्राप्त हुई थी। संधि में यह व्यवस्था थी कि यदि चीनी सरकार किसी भी देश को कोई सुविधा देती है तो वह सुविधा अंग्रेजों को अपने आप प्राप्त हो जाएगी। चीन के साथ अमेरिका की संधि की पुनरावृत्ति 12 वर्षों के पश्चात होनी थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने वोक की संधि के प्रावधानों के अनुसार 1854 ईस्वी में चीन सरकार के समक्ष नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार की मांग रखी। अंग्रेज व्यापारी अफीम के व्यापार को वैध कराना चाहते थे, अतः वे उन संधियों का नवीकरण कराने के लिए उत्सुक थे, चाहे इसके लिए उन्हें बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इन सारी बातों के अलावा चीन में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी संतोषजनक नहीं थी। वे चीन के आंतरिक भागों में धर्म प्रचार करने के अलावा संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहते थे। 1856 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कैथोलिक धर्म प्रचारक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चीनी सरकार द्वारा षड्यंत्र का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया। जब यह समाचार कैंटन पहुंचा तो पश्चिम देशों के व्यापारियों ने इसे अपने अधिकारों की अवहेलना बताया और
इस कार्य को राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों की अवज्ञा कहा। इस घटना के पश्चात फ्रांस भी चीन में शक्ति प्रयोग के लिए ब्रिटेन को सहायता देने के लिए तैयार हो गया। पश्चिमी देशों के व्यापारी अपनी व्यापारिक सुविधाओं के लिए चीन के कई जहाज़ों को भी किराए पर लेते थे और उन जहाज़ों को कैंटन तथा अन्य बंदरगाहों पर आने जाने के लिए अपने झंडे और अनुमति पत्र देते थे। चीन सरकार ने इस व्यवस्था की अनुमति दी थी। धीरे धीरे इस अनुमति का भी व्यापारियों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ जहाज ब्रिटिश झंडे का प्रयोग कर सामानों की तस्करी करने लगे। इस प्रकार के गैरकानूनी कार्यों के लिए लोरचा एरो नामक जहाज काफी बदनाम था। इस जहाज का मालिक हांगकांग में रहने वाला एक चीनी मल्लाह था जो स्वयं को ब्रिटिश नागरिक कहता था। 1856 ईस्वी में 8 अक्टूबर को जब यह जहाज कैंटन नदी में खड़ा था, उसी समय चीनी पुलिस दल ने इस पर छापा मारकर इसके चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश वाणिज्य दूत हैरी मार्क्स ने बंदी चालकों की रिहाई की तुरंत मांग की। उसका कहना था कि वह जहाज हांगकांग में पंजीकृत था और उस पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था, जिसे चीनी अधिकारियों ने बिना अनुमति के पकड़ लिया था। वाणिज्य अधीक्षक सर जॉन बावरिंग ने चीनी सरकार से क्षमा प्रार्थना करने तथा भविष्य में ऐसा न होने के आश्वासन की मांग की। चीन सरकार ने अपनी आंतरिक अशांति और पश्चिम के दबाव में आकर बंदियों को रिहा कर दिया, पर क्षमा प्रार्थना करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात मंचू सरकार से इस संबंध में बिना वार्ता किए ही ब्रिटिश नौसेना ने कैंटन पर हमला कर दिया। 29 अक्टूबर 1856 ईस्वी को नगर की दीवार तोड़ दी गई तथा फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना ने कैंटन पर अधिकार कर लिया। कोई उपाय न देकर चीन ने आत्मसमर्पण कर दिया और वार्ता आरंभ हो गई। द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात 1856 ईस्वी में फ्रांस और ब्रिटेन ने चीन के साथ तिनसिन की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार चीन के 11 बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए गए। पश्चिमी देशों को पीकिंग में राजदूत रखने का अधिकार दिया गया। विदेशियों को चीन के आंतरिक भागों में प्रवेश करने का अधिकार मिला। धर्म प्रचारकों की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया गया। आपराधिक मामलों में राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों की पूर्ण व्याख्या की गई। ब्रिटेन तथा फ्रांस को युद्ध के हर्जाने के रूप में एक बड़ी रकम दी गई तथा अफीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार तिनसिन वार्ता की शर्तों को पीकिंग सरकार ने स्वीकार नहीं किया और युद्ध पुनः आरंभ हो गया। दूसरी बार फ्रांस और ब्रिटेन की सेना पीकिंग तक पहुंच गई। मंचू सम्राट राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजमहल को जला दिया गया और ब्रिटिश सेनाओं ने पूरे नगर को नष्ट कर दिया। विवश होकर चीनी सम्राट ने तिनसिन संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। 1860 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के साथ पीकिंग समझौता हुआ, जिसमें कुछ बातों को शामिल किया गया। तिनसिन को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। पीकिंग में एक स्थायी ब्रिटिश प्रतिनिधि के निवास की व्यवस्था की गई। हांगकांग के निकट कोसुल प्रायद्वीप ब्रिटेन को दे दिया गया। चीनी कुलियों को क्यूबा या विदेशों में ले जाने को वैध घोषित किया गया। 1724 ईस्वी में ईसाइयों की जब्त की गई संपत्ति रोमन कैथोलिक चर्च को लौटाने का वचन दिया गया तथा विदेशी धर्म प्रचारकों को चीन में कहीं भी रहने और जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार पीकिंग समझौते के द्वारा चीन का द्वार विदेशियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। पश्चिमी व्यापारी और धर्म प्रचारक चीन का हर तरह से शोषण करने लगे। दोनों युद्धों में चीन की पराजय ने चीन को विदेशियों की सारी शर्तों को मानने के लिए विवश कर दिया गया और इसके पश्चात चीन की स्वतंत्रता
पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। थैंक यू।